Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इश्यूज कौन सा है। फर्स्ट इशू है हमारे पास विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास इश्यूज दिया गया है, हेडलाइन में ही आपके पास क्या है, एक आपका फैक्ट जुड़ा हुआ है। हेडलाइन में ही क्या है, एक फैक्ट है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर को क्या बनाया गया है, ग्रेट इमिग्रेंट्स। ग्रेट इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? अप्रवासी, है ना। सूची में जगह मिली है, ग्रेट इमिग्रेंट्स की जो लिस्ट है उसमें इनको जगह मिली है। और यह सम्मान क्यों दिया गया है? ठीक है, यह सम्मान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि क्या होते हैं, जिन्होंने अमेरिका में और उन्हें उसके लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। यह सम्मान उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ और एडिशनल इश्यूज क्या है देख लेते हैं। वह न्यूयॉर्क के कार्नेगी, ठीक है, कार्नेगी कॉरपोरेशन है, एक कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा, किसके द्वारा इसको दिया गया है? कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा, जो इस साल की ग्रेट इमिग्रेंट्स जो लिस्ट थी उसमें जगह पाने वाले एकमात्र सिंगल क्या है, यह एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, इसके साथ ही वह विश्व बैंक का नेतृत्व करने वाले भी पहले भारतीय अमेरिकी हैं। मैंने इसको आपको बार बार कहा है कि अजय बंगा को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको किसका, विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका कार्यकाल अभी 2 जून से स्टार्ट हुआ है, अजय बंगा। अब यहाँ पर एक नाम और आता है, अजय लांबा। ठीक है, अजय बंगा भी है और अजय लांबा भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये है अजय बंगा और यहाँ पर आप एक लिख लें, एक नाम और लिख लें, अजय लांबा। ओके, अजय लांबा भी आप यहाँ पर लिख लें। चलिए हम पहले इसके अजय लांबा, अजय लांबा, क्या यहाँ पे स्पेस, चलिए यहाँ देख लेती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, अजय लांबा। एक नाम और भी है, ये क्या हो रहा है, अजय लांबा। यह इंपॉर्टेंट है, अजय लांबा क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजय लांबा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक है, उस समिति में कितने हैं? 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है और 2 उसके सदस्य हैं। ठीक है, 3 सदस्यों का एक समिति गठित किया गया, किसके लिए? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए क्या की गई है? समिति गठित। ओके, समिति गठित। और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? समिति का अध्यक्ष अजय लांबा को, ये अध्यक्ष हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके 2 अन्य सदस्य भी हैं, 2 अन्य सदस्य भी हैं, है ना। ये तो अध्यक्ष हो गए, तो इसके 2 अन्य सदस्य कौन कौन हुए? यहाँ पर आप लोग इस जगह लिख लें। ठीक है, इस जगह लिखें एक सदस्य, यहाँ के 2 सदस्य का नाम लिख लें। एक है आलोक प्रभाकर, आलोक प्रभाकर, और दूसरे हैं हिमांशु शेखर दास, हिमांशु शेखर दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, ठीक है, तो वहाँ के पीड़ितों को सरकार के द्वारा कितना दिया गया है राशि? 1000 राशि दिया गया है। ठीक है, यहाँ के पीड़ितों को गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा कितना दिया गया है? 1000, इतना दिया गया है, 1000 रुपीज दिया गया है पीड़ितों को। ठीक है, 1000 रुपीज। तो क्लियर हो गई, अजय लांबा और अजय बंगा में आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात आती है अगर विश्व बैंक की, तो इसका गठन कब हुआ था? विश्व बैंक का गठन कब हुआ है?
विश्व बैंक का गठन कब हुआ है? मैंने सो मेनी टाइम्स मैंने इसे भी क्लास में बताया है कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ है? 1944 में, ठीक है, 1944, जुलाई 1944 में विश्व बैंक का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा। अन्य 2 सदस्य कौन है? आलोक प्रभाकर, हिमांशु शेखर दास, ठीक है। और यह कौन मणिपुर हिंसा की जांच के लिए क्या किया गया है? एक समिति का गठन किया गया। क्लियर हो गया? अजय लांबा और अजय बंगा में विश्व बैंक का अजय बंगा, मणिपुर हिंसा अजय लांबा। क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं वह विश्व बैंक का नेतृत्व करने पहले भारतीय अमेरिकी हैं। ग्रेट इमिग्रेंट्स, यह जो पहल है, यह पहल एंड्रयू कार्नेगी, कार्नेगी एक कॉरपोरेशन है ना, कार्नेगी क्या है? एक कॉरपोरेशन है। एक तो ये एंड्रयू कार्नेगी की विरासत को एक श्रद्धांजलि है, ठीक है। एक्चुअली ये जो एंड्रयू कार्नेगी हैं, यह एक बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। इनका इस्पात उद्योग से संबंध है। किससे? इस्पात उद्योग से इनका संबंध है। ओके, एंड्रयू कार्नेगी का की विरासत को एक श्रद्धांजलि है। यह वह अमेरिका में क्या थे? स्कॉटिश अप्रवासी थे। ओके, क्लियर हो गया? बिल्कुल समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है? डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। यह अमेरिका के क्या है? एक स्कॉटिश अप्रवासी थे। और एंड्रयू कार्नेगी जो है, यह एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। किसके इनका संबंध किससे है? तो इस्पात उद्योग से इनका संबंध रहा है अमेरिका में। और ये स्कॉटलैंड के थे, तो इसलिए क्या हो गया? स्कॉटिश अप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए जो ग्रेट इमिग्रेंट्स जो दिया गया है, जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीयों को जगह मिली है, किसी भारतीय का नाम आया, और वो भारतीय हैं अजय बंगा। तो अजय बंगा कब क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखेंगे आप लोग? एक तो कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा, और या फिर जो कुछ स्टूडेंट जो पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, तो उनके लिए 2 इन्फॉर्मेशन है अजय बंगा के लिए, ठीक है। ऐसे तो इन्फॉर्मेशन जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए भी है। तो 2 इन्फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। दूसरा क्या है? ग्रेट इमिग्रेंट्स जो लिस्ट है उसमें इनको जगह दी गई है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यूज क्या है? केनरा बैंक, केनरा बैंक ने क्या किया है? जो रुपए क्रेडिट कार्ड होती है ना, क्रेडिट कार्ड सभी को पता है, इस रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या किया है? व्यापारियों को यूपीआई भुगतान, ठीक है, की अनुमति देने वाला भारत का यह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया है। भारत का पहला, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? भारत का पहला है ये, भारत का पहला क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। इसने क्या किया है? रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को भुगतान, ये ध्यान रखिएगा, व्यापारियों को भुगतान की गई है, ठीक है, व्यापारियों को यूपीआई भुगतान। तो केनरा बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई है ना, भारतीय किसने क्या किया है? केनरा बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, इसके साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। तो अब सवाल अगर ये आता है कि भारत को जो व्यापारियों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से अगर पूछेगा कौन, तो केनरा बैंक का कौन सा है? रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसके साथ मिलकर कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ। अब यहाँ पर बात आती है कि केनरा बैंक, ठीक है, केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो लिखिए यहाँ पर श्री के सत्यनारायण गुरु, ठीक है। ये कौन है? ये केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ, ठीक है। प्रबंध निदेशक एंड सीईओ कौन है? श्री के सत्यनारायण गुरु, ओके। केनरा बैंक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? एज यूजुअल इसका भी 1969 में किया गया है। इसका भी राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969 में किया गया है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से इसके साथ सुविधाएं दी गई है। यह तो इसके साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया है। और क्या है इसमें? केनरा बैंक के ग्राहक जो इसके कस्टमर्स होंगे, अब अपने अकाउंट्स के अलावा यानी बैंक खाते के अलावा रुपए क्रेडिट कार्ड से भी, ठीक है, व्यापारियों को क्या कर सकते हैं? यह भुगतान कर सकते हैं, यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई लेन देन के लिए लागू जो लेन देन सीमा है, रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूपीआई भुगतान लागू हो जाएगी। लेकिन इसमें भी लेकिन लगा हुआ है कि वर्तमान में जो रुपए क्रेडिट कार्ड का जो उपयोग करके यूपीआई भुगतान की सुविधा के माध्यम से
केवल व्यापारी भुगतान को ही अनुमति है, ठीक है, केवल व्यापारियों को कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, पर्सन टू पर्सन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कार्ड टू कार्ड आप नहीं कर सकते हैं, आप केवल व्यापारियों को ही भुगतान कर सकते हैं भी इस कार्ड के माध्यम से, जैसे व्यक्ति से व्यक्ति, कार्ड टू कार्ड या कैश आउटलेट, ठीक है, कैश आउट लेन देन, ये आपकी अनुमति अभी आपको नहीं है। केवल व्यापारियों के भुगतान किसके द्वारा? रुपए क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई के माध्यम से, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? यूपी सरकार ने क्या किया है, 1 जुलाई से 1 टैप 1 ट्री, ठीक है, इस आजकल जो योजना गवर्नमेंट ला रही है, अगर उसको हिंदी में करे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए इसको समझाने के लिए आप एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, 1 टैप, ठीक है, 1 टैप यानी एक नल, टैप यानी एक नल और एक ट्री, ओके, बस इसको ऐसा समझिएगा, इस इमेज को ध्यान रखिएगा। 1 टैप 1 ट्री अभियान को शुरू किया गया है। कब से शुरू होगा ये? 1 जुलाई से, यानी आज से, 1 जुलाई यानी आज से यह अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया है, किस उद्देश्य से अभियान को स्टार्ट किया गया है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य जो पानी है, ठीक है, जहाँ पर आप देख ही रहे हैं सरकार की जो योजना चली थी, हर घर नल का जल, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो पीने योग्य जो नल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का भी विस्तार करना है। यानी जहाँ पर वो नल होगा वहीं पर क्या है, एक आप पौधा लगा दो, ठीक है, एक आप पौधा लगा दो। क्लियर? अब देख लेते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल देखते हैं। इसे क्या किया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है, हम लोग नमामि गंगे कार्यक्रम पे भी चर्चा करेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी नमामि जो गंगे कार्यक्रम है वो, और राज्य सरकार का क्या है, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत यूपी सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कितना है? 5 लाख। तो इस अमाउंट को ध्यान रखिएगा, इसके तहत कितना है, तो यह 5 लाख पौधे हैं। कब से कब तक? इस एक सप्ताह में, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, ठीक है, 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य को रखा गया है। ओके, और क्या है इस पे? ये पौधे नमामि गंगे और जल आपूर्ति विभाग, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से चल रहा है। ये किसके द्वारा है? ये कार्यक्रम जो चल रहा है किसके सहयोग से चल रहा है? तो यह नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से चलेगा। तो अब इसमें शामिल कौन होंगे? तो ये दोनों को मिल करके जो एक संगठन बनाया गया, किसका? नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो हैं, प्लस जल आपूर्ति डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ये लोग मिलकर क्या किए, एक संगठन बन गई इनका, क्योंकि शामिल यही दोनों लोग हैं। इस संगठन ने क्या किया, या इस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इन लोगों ने क्या किया है, नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवार, ठीक है, मैंने भी कहा था कि इसको कहाँ किया जाएगा, जहाँ पर वो नल है उसी के पास एक पौधे को लगा दिया जाएगा। तो जितने भी परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी परिवार है, और अपने शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी घर बने हुए हैं उन सभी घर के आगे क्या किया गया है, नल लगा दिया गया है ना, नल लगा है। तो हर घर जो नल वाला जो प्रोग्राम जो चल रहा था सरकार का, 2024 तक का टारगेट है ना, तो हर घर नल जो आगे आप देखते हैं घर के आगे नल है, तो वही घर के बाहर एक पौधा भी लगा दिया जाएगा, या फिर वहाँ जहाँ की हैंडपम्प आप बोलते हैं, जिसे हैंडपम्प बोलें या ओवरहेड पंप बोल लेते हैं, या आप उसे बोल सकते हैं कि पंप हाउस वगैरह, तो जहाँ पे ये है वहाँ पर क्या करेगा। लेकिन बेसिकली इसका फोकस क्या है, 1 टैप 1 ट्री, जहाँ पर वो नल लगा हुआ है, ठीक है। तो अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर और ओवरहेड टैंक, ओके, पंप हाउस और जल उपचार संयंत्रों के पास लगाए जाएंगे, ठीक है। संगठनों के जो सदस्य यानी जो नमामि गंगे और जल आपूर्ति विभाग के जो दोनों के जो सदस्य हैं, पर्यावरण आधारित क्या करेंगे, ये लोग कुछ कार्यक्रम भी चलाएंगे ताकि लोग उससे क्या हो, जागरूक हो, है ना। और ग्रामीणों के बीच एक तो ये लोग कार्यक्रम चलाएंगे पर्यावरण आधारित, प्लस ग्रामीणों के बीच पर्यावरण और पानी बचाने के प्रति जागरूकता भी फैलाएंगे, ठीक है। लोग पानी का बहुत वेस्टेज करते हैं, टैप खुला है तो खुला है ना। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, गांव में भी देखिएगा पानी का बहुत वेस्टेज है,
अगर पानी की कहीं अहमियत बहुत ज़्यादा दी जाती है तो राजस्थान में, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब उसकी वैल्यू को जो समझते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ सभी लोग उसको, नहीं ऐसा नहीं है, है ना। बहुत लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं, तो उनको ये समझाया जाएगा कि पर्यावरण का और पानी के बीच में मतलब एक बोल सकते हैं कि क्या सामंजस्य वो लोग बैठाएंगे, ठीक है। उनके प्रति जागरूकता इसलिए फैलाई जाएगी कि पानी को वेस्ट ना करें, और या फिर उन पानी का क्या वैल्यूज है और पर्यावरण की क्या वैल्यूज है। ओके, चलिए इसके साथ और कुछ, हाँ, जल समितियां लोगों को क्या करेगी, दूषित पानी से, जहाँ पानी क्या होता है एकत्र हो जाता है, पानी विभिन्न प्रकार की बीमारी भी होती है, तो जो दूषित पानी से होने वाली बीमारियों और रोकथाम के तरीकों के बारे में भी क्या करेगी, शिक्षित करेगी। साथ ही वर्षा जल संचयन तकनीकों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाएगी। कुल मिलाकर के ये पानी की वैल्यूज को क्या करना है, बढ़ाना है, प्लस पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सके। ये दो सरकार जो किस उद्देश्य किया, तो दोनों उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाएंगे, है ना। एक पौधा लगाएगा, कार्यक्रम चलाएगा, लोग उससे, जाहिर सी बात है कि लोग उससे क्या होंगे, जागरूक होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यह अभियान जो है, यह अभियान चलाया जा रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछने का जो यहाँ पर होगा, नमामि गंगे कार्यक्रम है, प्लस किसके द्वारा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल का फैलाव करते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है, किन दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो कौन कौन हो गए, नमामि गंगे और जल आपूर्ति विभाग, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के ऊपर, नमामि गंगे, ओके। इसको स्टार्ट कब किया गया था, यह जो नमामि गंगे है, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था जून 2014 में, ठीक है। 2014 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे, तो गंगा के साइड्स में जितना भी आप देखते ही हैं कि गंगा नदी जहाँ जहाँ से भी होकर के प्रवाहित होती है, वहाँ के आसपास के लोग जो इस नदी का यूज कर रहे हैं, क्या करते हैं, सारा कूड़ा करकट जाकर के यूज करते हैं, तो काफी दूषित हो गई थी। तो उसी का क्या चल रहा है आजकल, इन दिनों क्या गंगा की सफाई चल रही है ना। ये प्रोग्राम चलाया गया था 31 मार्च तक। कब तक का प्रोग्राम था ये, 31 मार्च 2019 तक का जो प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट में करीब कितने की, 20,000 करोड़, ठीक है, इतना इस पे खर्च, कितना का प्रोजेक्ट था ये, 20,000 करोड़ का, ठीक है, 20,000 करोड़ का। इसमें था क्या, गंगा नदी के प्रदूषण, इस प्रोजेक्ट को समाप्त करना प्लस पुनर्जीवित, ठीक है। गंगा नदी के प्रदूषण का समाप्त करना प्लस पुनर्जीवित करना, ओके। ये इसका टारगेट था नमामि गंगे प्रोग्राम का, ठीक है। इसके लिए बजट कितना था, 20,000 करोड़ रुपए का इसका बजट था। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस तरह से, इसमें कौन शामिल है, जल आपूर्ति विभाग भी है, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, ओके, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, एक ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोग को कहा था इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर घर नल का जल भी। अगर अब आपसे पूछा जाए कि हर घर नल का जल, ओके, इसमें प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे करना है कि हर घर नल का जल, ओके। यहाँ कुछ कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे, हर घर नल का जल, इसमें प्रथम राज्य अगर बात की जाए, फर्स्ट राज्य कौन सा है, गोवा है, फर्स्ट राज्य गोवा है, ठीक है। जल ये किसमें है, राज्य में प्रथम है, राज्य में प्रथम है। अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, ये किसमें फर्स्ट है, यह यूटीज में फर्स्ट है, यूटीज में हर घर नल का जल। यूटीज में अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो कौन आ जाएगा, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम इसमें, ये तो राज्य की बात हो गई गोवा, अगर हम जिले की बात करते हैं तो कौन सा आएगा? अगर जिले की बात की जाए तो बुरहानपुर, जो कि कहाँ का है? एमपी का है। बुरहानपुर ये कहाँ का है? एमपी का है, ठीक है। और ये किस में फर्स्ट है? तो यह जिला के मामले में, यह जिला के मामले में फर्स्ट है, ठीक है। और अभी सेकंड कौन सा हो गया है? निवाड़ी। सेकंड अगर बात की जाए, क्योंकि निवाड़ी भी अभी हो गया है, ठीक है। सेकंड कौन सा है? निवाड़ी, जिला स्तर पर ही निवाड़ी। और यह निवाड़ी कहाँ है? यह भी एमपी में है और यह भी जिला स्तर पर है। निवाड़ी कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। सरकार क्या कर रही है? जहां भी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे जो ये अभियान चल रहा है यूपी सरकार का, वो जहां क्या देखेगी? नल का जल। और सबसे मेन चीज, यह जो हर घर नल का जल है, यह प्रोजेक्ट भी कब कब से कब तक का है? यह भी कब आया था? 2019 में, ठीक है। 2019 में से लेकर 2024 तक, यानी नेक्स्ट ईयर 5 साल का ये प्रोजेक्ट। आप जानते हैं प्रोजेक्ट मेनली 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है। तो 5 साल का यह प्रोजेक्ट भी, ऑडियो वगैरह सही है ना? कभी कभी इसकी ऑडियो गायब हो जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये क्या है? 5 साल का ये 2019 से लेकर के 2024 तक का प्रोग्राम है, सरकार ने जो लक्ष्य रखा था। अब यहाँ पर इस किसके द्वारा इसको जो स्टार्ट किया गया? जल शक्ति मंत्रालय, है ना। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय। इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। मंत्रालय के द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया गया। कौन सा? हर घर नल का जल, यानी किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। हर घर नल का जल ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। शहरों में टैप होते हैं, शहरों में क्या है? टैप होते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। इसको थोड़ा समझना है। अगर कहीं पे, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर कहीं पे मेरे बताने के बाद अगर डाउट रहती है आप लोगों के पास, तो क्या करना है? कमेंट में जरूर उसको आप लोग एक मैसेज टाइप कर दीजिए। जैसे सपोज कल की क्लास में मैंने कुछ बताया हो, अगर आप लोग को डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, ताकि उस इश्यूज पे मैं दोबारा आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। डाउट लेकिन मत रखिएगा, डाउट के साथ नहीं चलना, डाउट क्लियर कर लेना है। जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया? 2019 से 2024 के लिए, यानी 5 साल के लिए, क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए कि हर घर में नल का जल लगाना चाहिए, इसने ये प्रोजेक्ट को लाया था, ठीक है। अब जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत, क्लियर? चलिए, ओके, क्लियर इसमें। और अगर यहाँ पे भी बात की जाए, ये तो राज्य स्तर का हो गया, जिला का हो गया। अगर 100% हर घर नल का जल की बात की जाए, अगर 100% की बात की जाए, 100% हर घर नल का जल, ठीक है, तो गुजरात का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। गुजरात किस में है? गुजरात किस में है? हर घर नल का जल के 100% में गुजरात का नाम आएगा, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? भारत मेगा हवाई अभ्यास। भारत क्या कर रहा है? करने वाला है, कुछ प्रोग्राम ऐसा कर रहा है कि भारत मेगा यानी क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पे। मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, ठीक है। इसकी प्लानिंग चल रही है कि ऐसा कुछ करेगा, और अक्टूबर नवंबर में संभवतः यह इसके अपना अभी स्टेज में है ये, लेकिन प्रोग्राम है कि अक्टूबर नवंबर तक ऐसा कुछ किया जाएगा, ठीक है। किसकी? तो किसका करेगा वो? तरंग शक्ति, ओके, तरंग शक्ति। मेगा अभ्यास का नाम क्या होगा? तरंग शक्ति की योजना बना रहा है। यह अभ्यास देश में आयोजित होने वाला क्या होगा? सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, ठीक है। इसमें करीब 12 वायु सेनाएं जो हैं वो इसमें भाग लेंगी। तो 6 कैसा होगा? 6 जो होगा वो वायुसेना के, और 6 इसके पर्यवेक्षक के रूप में होंगे, ठीक है। 6 कैसे होंगे? 6 वायुसेनाएं जो भाग लेंगे और 6 पर्यवेक्षक के रूप में, करीब 12 वायुसेनाएं इसमें होंगे। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, यह तो सबसे बड़ा होने की संभावना है। देख लेते हैं इस अभ्यास में क्या क्या होंगे। लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विभाग, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमान, और हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान भी शामिल होंगे, ठीक है। इस अभ्यास में अब आप लोग देख लीजिए कौन कौन है। अमेरिका है,
ब्रिटेन है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसकी वायु सेनाओं के भाग लेने की क्या है, संभावना है। 2023 में जो भारतीय वायुसेना अब तक क्या की है, फ्रांस, ग्रीस, जापान और यूके के जो जितने भी संयुक्त अभ्यास हुए थे, इन सबों में सब क्या की है, जो भारत की वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो उसमें भाग ले चुकी है संयुक्त अभ्यास में। देख लेते हैं किसके साथ कौन कौन सा अभ्यास हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ अगर कंट्रीज फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करने की संभावना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ कर चुकी है, जापान वगैरह में ये कर चुकी है। तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किस देश के साथ किया है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली अभी अप्रैल मई में कुछ अभ्यास हुए हैं। ठीक है, अब जो ज्वाइंट अभ्यास थे, संयुक्त अभ्यास जो बोल सकते हैं, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज थे, अप्रैल मई में किया गया है। तो देख लेते हैं कि फ्रांस के साथ कौन सा हुआ है। ठीक है, फ्रांस के साथ जो अभ्यास हुआ है इंडियन एयरफोर्स का, तो वो है ओरियन अभ्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फ्रांस के साथ ये तो कौन सा है, वायुसेना का है। ठीक है, उसका नाम है ओरियन अभ्यास। लेकिन भारत की जो नौसेना ने किया है, ठीक है, जो नौसेना ने किया है फ्रांस के साथ, उसको बोला जाता है फ्रिंज एक्स। ठीक है, क्या है, फ्रिंज। फ्रिंज यानी फ्रांस और इंडिया एक्सरसाइज है। ठीक है, फ्रिंज आप देखेंगे यहाँ पर नाम है एफ, फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज, उसका क्या नाम दिया गया है, फ्रिंज। FR यानी फ्रांस, I एंड इंडिया एंड ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फ्रिंज, फ्रिंज वर्ड है जो कि किसके साथ, ये वायुसेना के साथ है, ये वायुसेना के साथ है, ये नौसेना के साथ है। तो फ्रांस के साथ किया गया है। ठीक है, फ्रांस के साथ किया गया है। फ्रिंज है, फ्रिंज यानी फ्रांस और इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, फ्रिंजेक्स, यहाँ पे एक्स है, फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स नाम है, ज्वाइंट एक्सरसाइज। क्लियर, ये अब जो वायुसेना के साथ हुआ है उसका नाम है ओरियन अभ्यास। ठीक है, और ये कहाँ किया गया है, फ्रांस के मॉन्टे डे मार्सन एयरबेस पे, फ्रांस के मॉन्टे डे मार्सन एयरबेस पे। और अगर बहुत इसको अगर ये याद नहीं रखना, बस इतना भी याद रखेंगे कि जो ओरियन अभ्यास हुआ है यह भारत के वायुसेना के साथ, लेकिन कहाँ पर हुआ है, यह फ्रांस में हुआ है। ठीक है, फ्रांस में हुआ है। क्लियर, अब दूसरा देख लेते हैं। अगेन वायुसेना ने कौन सा किया है, इन आइकोस अभ्यास। ठीक है, इन आइकोस अभ्यास कौन सा है, यह ग्रीस में हुआ है। ठीक है, ग्रीस में, और ग्रीस के एंड्राविडा हवाई अड्डे पर। कौन सा है, ग्रीस का एंड्राविडा हवाई अड्डे पर हेलेनिक वायुसेना द्वारा। क्या नाम है, हेलेनिक वायुसेना द्वारा। केवल ग्रीस का ये नाम भी याद रखेंगे ना कि हाँ क्या है, इन आइकोस जो अभ्यास किया गया है वायुसेना का, तो भी सफिशिएंट है। यहाँ पर भारत का और इसका नेवी का कुछ, नौसेना का नहीं है। ठीक है, अब बात आती है भारत और अमेरिका की। ठीक है, भारत और अमेरिकी वायु सेनाओं ने क्या किया है, देश के 3 अड्डे, देश के मतलब भारत की बात है, भारत में हुआ है ये। ठीक है, तो भारत के 3 अड्डे कौन कौन से हैं, कलाई कुंडा और पानागढ़। ये दोनों कहाँ है पता है, कलाई कुंडा ये मेदिनीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, मेदिनीपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये दोनों ही कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये दोनों, कलाईकुड़ा और पानागढ़। ठीक है, और आगरा, आगरा तो पता ही है यूपी में है। ठीक है, तो वायुसेना का भारत की और अमेरिकी वायुसेना ने कहाँ कहाँ किया है, पश्चिम बंगाल में किया है और यूपी में किया है। ठीक है, आगरा पर एक्सरसाइज कौन सा, इसका नाम याद रखिएगा, कोप इंडिया का। ठीक है, कोप इंडिया का ध्यान रखिएगा, कोप इंडिया ये भारत में हुआ है, ये भारत में हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये सारे एक्सरसाइज को ध्यान रखिएगा, सारे एक्सरसाइज को। इसके साथ और एक ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली भारत है, फ्रांस है और यूएई, इन तीनों ने भी मिलकर क्या किया है, एक्सरसाइज किया है। अभी कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, भारत, एक्सरसाइज तो बहुत है, एक्सरसाइज तो बहुत है, लेकिन अब रिसेंटली 2-4 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पर कौन कौन से हैं, भारत और फ्रांस का है, उसमें आपकी भारत है प्लस फ्रांस है प्लस यूएई। ठीक है, ये तीनों मिलकर कहां पर किए हैं, ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में किया है इन लोगों ने एक्सरसाइज।
ठीक है, ओमान की खाड़ी में। ये तो एक हो गया। इसके अलावा एक ध्यान रख लीजिए, जो अभी भारत में, एक तो ये हो गया, फिर पूर्वी लद्दाख में, या फिर इसको छोड़ दें क्योंकि अन्य देशों के साथ है ना, तो इसको छोड़ दें। पूर्वी लद्दाख में जो आग्नेयास्त्र फर्स्ट का जो सैन्य अभ्यास, उसको अभी रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बस इतने न्यूज को आप यहाँ पर कवर कर लें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, कोलकाता टीम ने दुबई महिला कबड्डी फाइनल जीता है। कोलकाता टीम ने क्या किया है, दुबई महिला कबड्डी फाइनल जीता है। किसने जीता है, कोलकाता टीम ने, ठीक है, कोलकाता टीम ने। तो कोलकाता की कौन सी टीम है देख लेते हैं जिसने दुबई महिला कबड्डी। दुबई ने दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल की मेजबानी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने आप में ये हो गया कि दुनिया का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी का आयोजन कहाँ किया गया था या उसकी मेजबानी किसने की थी, तो वह दुबई ने किया है। तो पहले अपने आप में यह इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया आपके पास, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी की मेजबानी किसने की थी, तो दुबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, इस फाइनल में क्या हुआ था, फाइनल में किसने किसको जीता देख लेते हैं। फाइनल में पंजाब पैंथर्स बनाम कौन था, उमा कोलकाता खेला गया, ठीक है। पंजाब पैंथर्स बनाम उमा कोलकाता। एक्चुअली इसमें भारत की जो है ना 8 टीमें जो है भाग ली थी, तो उमा कोलकाता टीम ने यहाँ कड़ा मुकाबला जीता है। इसको ध्यान रखिएगा, कोलकाता की टीम है ना, तो कोलकाता की वो टीम कौन सी है, कोलकाता की वो टीम कौन सी है, उमा, ठीक है। उमा कोलकाता टीम ने जीता है इसको, इसने जीता है। उसको कितने मिलेंगे, डिजिट देख लीजिए कितना है, 1 करोड़ का पुरस्कार है ना, 1 करोड़ का पुरस्कार हासिल कर क्या हो गया है, चैंपियन बन गई है उमा कोलकाता टीम। और जो दूसरी विजेता है, दूसरी कौन है, पंजाब की टीम है, पंजाब की टीम है ना, दूसरा स्थान अर्जित किया है। और इन्हें कितना मिल रहा है, 50 लाख की पुरस्कार राशि जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये न्यूज खत्म। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जो है उसने जारी की थी। और उस रिपोर्ट से इसने क्या किया है, भारत के नाम को हटाने का फैसला ले लिया है, ठीक है। किसकी रिपोर्ट है ये, संयुक्त राष्ट्र ने, किस पे रिपोर्ट है, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष। देख लेते हैं क्या है, क्यों उसका भारत का नाम हटाने का जो है, क्यों इसने फैसला लिया। 2010 से बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को शामिल किया जा रहा था, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत को भी शामिल किया जाता है, कब से, 2010 से। आखिर क्यों शामिल किया जा रहा था भारत को और क्यों इसका नाम को हटा दिया गया, वो देख लेते हैं। भारत सरकार क्या किया, भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के कारण इसे वार्षिक रिपोर्ट से हटा दिया गया, ठीक है। क्यों हटा दिया गया, ताकि बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण। नाम क्यों शामिल किया गया था वो देख लेते हैं। भारत को बाल संरक्षण पर सशस्त्र और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और बच्चों पर घातक और गैर घातक बल के उपयोग पर रोक जैसे उपायों को क्या करना होगा, लागू करना होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सशस्त्र समूहों द्वारा क्या हो गया था, सशस्त्र समूहों द्वारा युवा लड़कों की भर्ती, ठीक है, और सुरक्षा समूहों द्वारा युवा लड़कों को हिरासत में लेने के आरोपों के कारण भारत को इस सूची में शामिल किया गया था। तो क्यों शामिल किया गया था उसका रीजन दिया गया है, और क्यों इसको हटा दिया गया उसके रीजन भी दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि भारत क्या कर रही है, बाल संरक्षण पर काम कर रही है, ओके। और इसको आगे भी और करने की आवश्यकता है। अभी आप देख ही रहे हैं, पोस्को अधिनियम वगैरह है, उसको भी थोड़ा लचीला वगैरह कर रहा है, काफी कुछ चल रहा है प्रोग्राम। तो इसी के तहत क्या किया गया, इसको अब इसके नाम से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। और एज सच इस इन्फॉर्मेशन में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर, चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है टी.एस. सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है देख लीजिए। सवाल यह है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल
नहीं पूछता क्या है, सीएम वगैरह कौन है पूछ लेगा वहां पे, है ना, सीएम पूछ लेगा, मुख्य न्यायाधीश की पर पूछ लेता है, उस क्वेश्चन को देता भी है बॉक्स में, मैच ए और मैच बी में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको दिया है क्योंकि आपके ये जो पॉलिटी से जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी वाले में आ सकता है क्वेश्चन। क्या आ सकता है देखते हैं। पहले तो नाम ध्यान रखिएगा, टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ का इनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, फिलहाल क्या है, जो डिप्टी सीएम की जो बात है फिलहाल वो कितने राज्यों में है, 11 राज्यों में है। ठीक है, ये सवाल यहां से बन सकते हैं। 11 राज्यों में क्या है, 11 राज्यों में डिप्टी सीएम है। आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम की संख्या सबसे अधिक है, यानी 5 है, ध्यान रखिएगा। यूपी में भी 2 डिप्टी सीएम हैं। कौन कौन है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ठीक है, भारत के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है, सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी, क्लियर। ठीक है, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई जिक्र नहीं है। राजनीतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये इस तरह से उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो सवाल है आपके या पॉलिटी सेक्शंस में क्या है आ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी वाले सेक्शन में आ सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रुपाला ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट किस पर है, फिश डिजीज पर रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट किस पर है, फिश डिजीज। यह रिपोर्ट जो है, और ये क्या है, रिपोर्ट फिश डिजीज एक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, यह एक ऐप है। रिपोर्ट क्या है, फिश डिजीज, और क्या है, ये एक तरह का ऐप है। ये ऐप को लॉन्च किया है। अब रिपोर्ट फिश डिजीज, जब समझ में आ रहा है डिजीज यानी बीमारी के बारे में बताएंगे। और वैसे भी जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी का संबंध किससे है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री भी यही हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया। तो सरकार ने जलीय पशु रोगों के लिए, ठीक है, निगरानी कार्यक्रम के तहत 28 जून को एंड्रॉयड आधारित एक मोबाइल ऐप, नाम क्या है, रिपोर्ट फिश डिजीज, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पुरुषोत्तम रुपाला जी के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप जो है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको लखनऊ के द्वारा ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इससे क्या होगा, जो किसान है जो मछली उत्पादन करते हैं वो क्या करेंगे, सीधा जिला मत्स्य अधिकारी और वैज्ञानिकों से जुड़ सकेंगे, जो साइंटिस्ट है उससे जुड़ सकेंगे, डायरेक्ट जुड़ सकेंगे। ठीक है, ये ऐप है, मोबाइल के थ्रू है। किसान इस ऐप पर क्या कर सकते हैं, इस ऐप पर फिन फिश झींगा, ठीक है, और मोल्स्क की बीमारियों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। किसानों को बीमारियों के लिए जो वैज्ञानिक हों या विशेषज्ञ हों के द्वारा वैज्ञानिक जो तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं इसमें। किसानों को बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतना प्रणाली और वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान की जाएगी। कैसे आपको कम नुकसान हो ये भी इस किसानों को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। ये तो उस तरह से हो गया जैसे गवर्नमेंट की जो फसल बीमा योजना है जो स्टार्टिंग में ही वो क्या कर देती है, बीमा कवर करवा देती है, तो वो एक बीमा है। और ये क्या है, एक ऐप है जो मोबाइल के थ्रू है, जो पहले ही अगर किसी प्रकार का सपोज कोई लगेगा कि कोई कहीं पर बीमारी फैलने वाली है या इस समुद्र में कुछ ऐसा आने वाला है या इस नदी में या इस मछली की कुछ ऐसी कोई भी डिजीज आने वाली है, तो उससे अगर कोई भी चेतावनी क्या होगी मिलेगी तो प्रारंभ में ही क्या किया जाएगा, किसान जो मछली उत्पादक है उनको बता दिया जाएगा और वैज्ञानिक जो सलाह है वो भी दी जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी रिसेंटली जो हमारे मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, इनके द्वारा क्या किया गया था, किसका शुभारंभ किया गया है, इन्होंने क्या किया था बहुत रिसेंटली। इनसे जुड़ा एक और एडिशनल फैक्ट है, उसको ध्यान रखिए। इन्होंने नंदी का शुभारंभ किया था, नंदी,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा नंदी का शुभारंभ। देख लेते हैं नंदी का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखें। ठीक है, एनओसी, एनओसी, एन फॉर एनओसी, ओके, ए फॉर अप्रूवल्स, एनडी, एनडी का मतलब फॉर न्यू ड्रग्स, एंड क्या नंदी आई है ना, इनकुलेशन सिस्टम, इनकुलेशन सिस्टम, ठीक है, इनकुलेशन सिस्टम, इनकुलेशन सिस्टम, इनकुलेशन सिस्टम। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नई दवाई, नई दवाइयों, ठीक है, क्योंकि न्यू ड्रग्स है तो नई दवाओं और क्या है, इनोकुलेशन सिस्टम यानी और टीकाकरण प्रणाली, और टीकाकरण प्रणाली, ठीक है, के लिए क्या दिया गया है? अप्रूवल से एनओसी, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं एनओसी अनुमोदन, एनओसी अनुमोदन, अनुमोदन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये भी। अब इस नंदी का संबंध आप बोल सकते हैं, नंदी का बहुत छोटा अगर समझना हो तो लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित, लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नंदी, नंदी पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, उनके पास 2 पॉइंट है, नंदी और अभी क्या है, रिपोर्ट फिश डिजीज जो है, यह भी एक ऐप को लॉन्च किया गया। किसके लिए है? किसान उत्पादक, यानी फिश डिजीज से संबंधित है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फिश प्रोडक्शन में, ठीक है, फिश के प्रोडक्शन में थोड़ा बस ध्यान दीजिएगा, फिश प्रोडक्शन में सबसे इंडिया की रैंक कितनी है फिश प्रोडक्शन में? फिश प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन, मछली उत्पादन में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत किस पोजीशन पर है? भारत जो है यह 3rd पोजीशन पर है। भारत 3rd पोजीशन पर है मछली उत्पादन में, भारत, ठीक है, भारत। और अगर हम राज्यों की बात करें कि सबसे टॉप पर कौन है, राज्यों में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके 3rd पर कौन सा आएगा? गुजरात आएगा, गुजरात, ठीक है। आंध्र प्रदेश में करीब आई थिंक 25% है शायद मछली का उत्पादन जो होता है, 24 कुछ ऐसे 25% मान के चले। पश्चिम बंगाल में 12% है और गुजरात में 6% है, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो कहना मुश्किल है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 6.06 और 12 पॉइंट समथिंग। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में अगर 25% है तो पश्चिम बंगाल में कितना हो जा रहा है? डायरेक्ट उसका हाफ हो जा रहा है, 12% हो जा रहा है, फिर उसका हाफ गुजरात में 6% हो जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने मछली को देखा तो इसलिए इस न्यूज को भी जरा ध्यान रख लीजिएगा, प्रोडक्शन में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जयपुर में 29 जून से 5 जुलाई तक क्या किया जा रहा है? दिव्य कला मेला। दिव्य, दिव्य से आप एक वर्ड से समझिएगा, दिव्य का जो संबंध है किससे? दिव्यांग व्यक्ति से है, ठीक है। तो दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। अब दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जयपुर में किया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसका टारगेट किया गया है कि 2023-24 तक में भारत के कुल 12 शहरों में किया जाएगा, ठीक है। तो ये 6ठा है, जयपुर वाला जो हो रहा है ये 6th है। जयपुर राजस्थान में आयोजित होने वाला है दिव्य कला मेला 2022 में शुरू हुए दिव्य कला मेला की श्रृंखला में क्या है? 6ठा है। सीरीज जो है कब स्टार्ट हुई थी? ये 2022 में, ठीक है। और नेक्स्ट 24 तक क्या क्या है? भारत के टोटल 12 शहरों में इसको करना है। तो 6ठा है। इससे कहाँ कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली में हुआ है दिसंबर में, फिर मुंबई में हुआ है, उसके बाद भोपाल में, ये गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी, गुवाहाटी में हुआ गया है, फिर इंदौर में, और अब जो 6ठा हो रहा है वो जयपुर राजस्थान में। बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये 2023-24 तक
अगर आप लोगों को लगे ना कि इश्यूज कुछ कम करवाने हैं, ठीक है, कम इश्यूज में दूं या इंफॉर्मेशन कम लेना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिनका मैसेज आया था कि मैं जो है थोड़ा शॉर्ट में लेकर के चलूं, तो अब जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो आप लोग बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि क्या इश्यूज कम करने हैं, तो बिल्कुल कम कर दूंगी, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कोई कम करना हो तो भी बताइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का क्या कर पाएंगे? प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है ये। चलिए अब आते हैं हम लोग फैक्ट्स पे। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? सूरत में बना है, ठीक है। भारतीय सेना ने हाल में ही कहाँ पर अग्नेय अस्त्र फर्स्ट आयोजित किया है? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। और लद्दाख में भी कौन सा महोत्सव है? तो हेमिस मठ महोत्सव जो आयोजित किया गया था, हेमिस मठ महोत्सव। मार्शल सियालाको को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? रोमानिया, रोमानिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पाकिस्तान ने लगा दिया है। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? फिनलैंड पैट्री ओपो। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यूज पर। भारत 2023 में डैश नामक मेगा एयर ड्रिल की मेजबानी करे की योजना बना रहा है, जिसमें 12 वायु सेनाएं जो हैं एक साथ आने की उम्मीद है, और उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। क्या नाम होगा उसका? तरंग शक्ति, तरंग शक्ति, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल किस टीम ने जीता है? ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी जो फाइनल है किस टीम ने जीता है? उमा कोलकाता, दिल्ली डायमंड्स, गुजरात एंजल्स और ग्रेट मराठा। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी भारत की टीमों ने हिस्सा लिया था उसमें, ठीक है। 8 टीम जो है भारत की हिस्सा ली थी, लेकिन फाइनल में उमा कोलकाता जीती है, ठीक है। किसको? पंजाब पैंथर सेकंड पे है, उमा कोलकाता जीती है फाइनल, ठीक है। पंजाब पैंथर सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जो है से किस देश का नाम को हटा दिया है? तो भारत के नाम को हटा दिया है, ठीक है, भारत के नाम को हटा दिया गया है, भारत। आंसर, ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? टी.एस. सिंहदेव, ठीक है, टी.एस. सिंहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर क्या हुआ है? रिपोर्ट जारी की गई है, तो बताएं कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। भारत ने पहली बार महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची की पहचान की है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महत्वपूर्ण खनिजों की एक जो है व्यापक सूची की इसने क्या की है? एक पहचान की है। रिपोर्ट में रक्षा, कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और दूरसंचार सहित क्षेत्रों के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो कौन बना है? केनरा बैंक है। कौन है? केनरा बैंक है, ठीक है, केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने रिपोर्ट, संस्थान पूछा है, किस संस्थान ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को विकसित किया है? तो संस्थान कौन है? ICAR, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, यानी सी इज योर राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार जो है 1 जुलाई से
वन टैप वन ट्री अभियान जो है वह शुरुआत कर रही है। कौन सी राज्य सरकार है? तो वह उत्तर प्रदेश है ना, जो कि 1 से लेकर के 7 जुलाई तक 5 लाख पौधे लगाएगी। ओके। भारत के उन्नत विशालकाय माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ने गुरुत्वाकर्षण तरंग की कम पिच वाली गुनगुनाहट की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह किस स्थान पर स्थित है? यह किस स्थान पर है? पुणे, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर। तो यह पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की क्या जारी की गई है? ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में किसका नाम को शामिल किया गया है? तो अजय बंगा के नाम को शामिल किया गया है। किसका नाम शामिल किया गया है? अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा के नाम को शामिल किया गया है। तो ये हो गए आज की क्लास की हम लोगों की टोटल। हम लोगों ने देख लिया क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने इश्यूज देखा जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगे कि इश्यूज कम करना है या इन्फॉर्मेशन कम लेना है तो मुझे आप बताइएगा, मैं थोड़ा कम कर, जैसा भी आप बताएं, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप लोगों को बोरियत ना लगे, ठीक है, बोरिंग ना हो तो वो बताएं। प्लस दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने आज जितने भी कहीं भी इस टॉपिक से रिलेवेंट आप लोगों को करंट के जो इश्यूज थे उससे रिलेवेंट कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।